part of the problem. फिर हमने जाके वहाँ 3 दिन स्टोरी करी. फिर आई मेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो मिश्रा जी से मिला कि आपने इनको पैसा दिलवाया है कि नहीं. यूपी गवर्नमेंट से उनको 45 लाख का चला. बाद में हालांकि सिद्धू पहुंच गए, प्रियंका चली गई, राहुल चले गए. 50 लाख उनको चन्नी साहब ने दिया, 50 लाख भूपेश बघेल ने दिया. मुझे पैसे से कोई दिक्कत नहीं. उस गरीब परिवार की मदद हुई. उसके 2 बच्चे हैं और बड़े मुश्किल में था परिवार. वो बेकसूर लोगों को मारा गया वहाँ पे. और हरिओम मिश्रा के घर मैं गया ज्ञान सर, मतलब मैंने इतनी गरीबी नहीं देखी. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. हम लोग 3 लोग थे. मैं था, मेरे साथी रोहन दुआ और आनंद सिंह. सबकी आंख में आंसू थे. वो हरिओम मिश्रा 30 साल का लड़का, अपने माता पिता का श्रवण कुमार था. श्रवण कुमार का जिन लोगों ने किस्सा पढ़ा हो वो समझ जाएंगे हरिओम मिश्रा क्या कर रहे थे. हरिओम मिश्रा ने शादी नहीं की क्योंकि उनके पिता को लकवा मार गया. जो ब्रेन वाला लकवा होता है, सेरेब्रल पाल्सी, वो एकदम बच्चे की तरह. हरिओम उनको नहलाते धुलाते, खाना खिलाते और अपनी माँ का ध्यान करते. एक बहन की शादी की, एक बहन के लिए कर्ज लिया हुआ था. एक भाई छोटा है. 600 स्क्वायर फीट पे उनका घर है. और रात को आता था तो जमीन पे सोता था क्योंकि उस पर गद्दा अफोर्ड नहीं कर सकता. 10,000 रुपया मिलता था. उस आदमी को मारा. और उसकी माँ कह रही थी ज्ञान सर कि हमारे बेटे को गोली मार देते, आपने उसको काटा क्यों. पोस्टमार्टम में उन्होंने जब बॉडी देखी थी मरी हुई, और माँ को लगी रोने. मेरे पास वीडियो है, मैं आपको लोगों को चला के दिखा नहीं सकता क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाएंगे. हमने सोशल मीडिया पे नहीं चलाया. इट विल क्रिएट डिसअफेक्शन. वो कहने लगी मेरे बेटे को गोली मार देते. भाई आपने उसको तड़पा के क्यों मारा? उसने क्या किया था आपका? प्रमोद जी, मुझे एक चीज का अंदेशा और लग रहा है अभी, क्योंकि ये 2-3 साल से चल रहा है ये सारा मामला. और मुझे अंदाजा ये है कि उन्होंने ये 2-3 साल जो मेहनत करी है अपनी गुंडई के लिए, वो इसलिए करी है कि इलेक्शन में माहौल बनाया जाए. और ये अभी यूपी और पंजाब इलेक्शन से पहले संभावना ये है कि 2-4 इस तरह के इंसिडेंट्स ये लोग करेंगे. इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, आपकी पूरी तैयारी है. जी, वही इस चीज के लिए क्या करना चाहिए समाज को, सरकार को, ये सोचने का विषय है. राइट, थैंक यू ज्ञान जी. आई विल टेक अभी आई थिंक विवेक जी, मैडी जी छूट गए थे. I'll go to विवेक जी first. Before that, listeners, please club को follow कर लीजिए. We the Hindus. We try to do this as regularly as possible at 7 p.m. every evening. And अगर आपको कोई particular topic है जिस पे discussion चाहते हैं, तो please मेरे को back channel कर दीजिए and I'll try my best to bring it to discussion. I think विवेक जी, yeah, please. विवेक जी. हाँ जी, धन्यवाद उर्वी जी. प्रमोद जी, वैसे मैंने काफी जो ग्राउंड रिपोर्ट बताई हैं वो वास्तविकता बिल्कुल बहुत अच्छा भाई साहब ने हम सबका मार्गदर्शन किया स्थानीय स्तर पर, जो उन्होंने अपना फीडबैक लिया. और सबसे पहले जब इन प्रोटेस्ट की हम बात करेंगे तो ये वास्तव में प्रोटेस्ट है किसके खिलाफ. आप ये देखिए, मतलब जो अगर हम इसकी बैक में जाएं तो इन दोनों कानून, ये जो फार्म लॉज के ऊपर झगड़ा हो रहा है, सबसे ज्यादा मंडी के ऊपर ये झगड़ा कर रहे हैं कि आप मंडी खत्म करने जा रहे हैं. हम भारत में एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. भारत में शायद ये पहली बार हुआ है, दुनिया में शायद ये पहली बार हो रहा है कि एक ऐसा विषय जिस पर इस देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां जो चुनाव के बाद उभर कर सामने आई, सत्तारूढ़ पार्टी और मुख्य विपक्षी दल, वह विषय दोनों पार्टियों के एजेंडे में था, उनके घोषणा पत्र में था, उनके मैनिफेस्टो में था. और उस विषय के ऊपर इतना झगड़ा, मतलब 350 सांसद, जो बीजेपी के 303 और कांग्रेस के 52, 542 में से 355 सांसद जीतकर आए जिस मैनिफेस्टो को लेकर के. उस विषय के ऊपर इस तरह का झगड़ा होना, मतलब ये समझ से परे है. ये पूरे भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली पर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है. बार बार ये कहते हैं कि भाई कौन है. अरे तो जनादेश का सम्मान करिए ना भैया सरकार. जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र कर रखा था, और आज से नहीं लगातार कर रखा था, 2014 में भी था कि हम जो है मंडी को खोलेंगे. और यही नहीं, जो ये राकेश टिकैत सबसे ज्यादा बड़बड़ाया फिर रहा है, इसके पिताजी
महेंद्र सिंह टिकैत जी ने अनेक आंदोलन इस बारे में किए, और सबसे पहले जब ये जिस दिन मोदी जी ने कानून बनाया, राकेश टिकैत की और नरेश टिकैत, इन दोनों के बयान एक बार में कि आज हमारे पिताजी का सपना पूरा हो गया। तो उसके बाद कैसे समाज इनको इस यू टर्न को बर्दाश्त कर सकता है? मुझे तो इस बात पर अचंभा आता है कि मतलब कैसे समाज ने, जो इनके पीछे चल रहे हैं, वो इस बात को लेकर कैसे इनके यू टर्न को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। और ये तो पूर्ण रूप से भारतीय लोकतंत्र में गुंडागर्दी, मोबिज्म को लागू करने की एक साजिश है और कुछ नहीं है। इनको एक बहाना मिल गया है, पहले सीए के माध्यम से और एक अब ये इन कानूनों के माध्यम से। ये कानून इस देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में लिए, तो और इनको लागू कर कर उन्होंने एक तरह से, लोग, हमें तो खुशी होनी चाहिए कि भाई भारत, नहीं तब तक जितने मीडिया वाले थे, जितने नेता थे, जितने स्वयं को जागरूक नागरिक बोलते थे, वो हमेशा ये कहते थे जी मैनिफेस्टो खत्म कर दो, मैनिफेस्टो को कोई लागू तो करता नहीं है, ड्रामा खत्म करो। आज जब इस देश में मैनिफेस्टो को लागू करा जा रहा है तो इसमें तो हमको समर्थन करना चाहिए। लेकिन हम उसके भी पहली दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा होगा कि जहां मतलब कम से कम ऐसे कॉमन पॉइंट्स पर जो दो सबसे बड़ी पार्टियों के एजेंडे में थे, उनको लागू करने के लिए भी इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो फिर काहे का लोकतंत्र आपका रह गया? तो और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे कि चुनाव नजदीक आएंगे, इस समय प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के नेता हो या दूसरे नॉन बीजेपी लीडर्स हो, उनको ये लग रहा है कि भैया 2024 में अगर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए 2022 जीतना होगा। और मुझको तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के दिमाग में ये भी बात आ गई है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है या जो बीजेपी के मतदाता है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी में मोदी जी के उत्तराधिकारी को देख रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि यार मोदी जी का को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, अगर ये योगी जी 2022 में जीत गए तो आने वाले समय में, पहले मोदी जी ने हमको लोकसभा चुनाव में पहला, फिर ये योगी जी हमको इससे हराएंगे, तो योगी जी को रोक सकते हो तो यहीं रोक लो यूपी में, दिल्ली में तो आपसे रुकेंगे नहीं। तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सारे घोड़े इन्होंने साम दाम दंड भेद के खोल दिए हैं। और अब जो है इसीलिए पंजाब से हटा करके फार्मर्स एजिटेशन को भी यूपी में केंद्रित करने की इनकी योजना है, क्योंकि इनको पता है भाई राकेश टिकैत के ऊपर तो ये ज्यादा दिन तक गेम खेल नहीं सकते। अब इन्होंने इसमें भी देख लिया, लखीमपुर वाले मामले में भी वो उसको ये वो तो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से लखीमपुर खीरी में जो हुआ, ये जो ज्ञान जी ने कहा, ये और मुझको लगता है कि अगले 9 जनवरी तक के ऐसी घटनाएं और देखने को मिलेंगी। लेकिन मतलब वास्तव में एक जागरूक नागरिक के नाते हम सबको लिए बड़ा सोचना वाला विषय है कि ऐसे विषयों पर जिसपे बीजेपी और कांग्रेस, मतलब मेन अपोजिशन पार्टी और मेन रूलिंग पार्टी, अगर कोई चीज उन दोनों के मैनिफेस्टो में है तो ये मान के चलिए उस पर एक ब्रॉड कंसेंसस बन चुका है, समाज उसको अपनी सहमति दे चुका है। ऐसे विषयों पर भी अगर मतलब इस तरह के झगड़े होते हैं तो फिर इस मतलब ये तो पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली पर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जी थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। मैडी भैया। Thank you, Urvi, and the mods for giving me this chance. The exact details has already been so beautifully explained by Pramodji as well as the other speakers. My whole view on this topic is that it is absolutely illegitimate and not done. The protest, in the name of a protest, they have been running a crime syndicate over there. And you know, क्या-क्या गुंडाइज्म नहीं हुआ उधर पे, क्या-क्या नहीं हो रहा है, रेप से लेके डकैत से लेके पता नहीं क्या क्या चल रहा है. And by the way, let's start referring to him as Balian and not a Ticket, number one. This has gone far too long. All I want to see right now is whether he's hounded out or whether गोलियां चलती हैं उधर पे पुलिस की तरफ से to disperse these guys. They have to go. This movement of theirs is a farce, and that's all I have to say at the moment. Considering it is a state ruled by Yogi ji, I'm pretty sure justice will be done swiftly, and Sadgati to the person who died there. Thank you. थैंक यू मैडी भैया। अभिषेक सर क्लोजिंग स्टेटमेंट कर दीजिए आप। जी मैम, thank you everyone for contributing to this wonderful discussion. And after listening to all the speakers, I think that it is safe to say that on the surface it may seem that these are protests for the benefits of the farmers, but
in reality, it is an elaborate political ploy to destabilize the central government, as well as to cause unrest before the upcoming elections in UP and Punjab. The interests of people who are joining these protests from Haryana and Punjab may be different, but their motive is to malign the government. And all the deaths that took place were unfortunate. Life is meant to be celebrated, as one of the earlier speakers said, but you cannot disregard the law and lynch people. Whatever happened was unfortunate, but you have to let law take its own course. If someone has done something wrong, you can rest assured that law will punish him for that, him or her, whoever that person is. But these protests have become a hotbed for some very anti-social activities, anti-national activities. People are supporting terrorists. People are supporting Khalistani propaganda through these, under the mask of these farm protests. It has become a hotbed for drug abuse and for prostitution. So this has to stop. And I'll thank you, all of you, again for joining this wonderful debate. Please follow the club, follow the mods, and we hope to, carry out more constructive debates and discussions regarding other topics that are currently in our country. Thank you. Thank you, Abhishek sir. I'll be closing the room. Thank you for joining. Jai Shri Ram. दस साल अतवाद संघर्ष कहते हैं, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀਪਾਂ ਦਾ